हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था बालवन एंड आज मैं आप सबके साथ ये बात करने वाली हूँ कि आप मैथ्स में किस तरह से क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज है, टिप्स हैं और क्या क्या मिस्टेक्स है मेरी, जिन सबको ध्यान में रखते हुए आप इजीली मेरे जैसे 94 इजीली स्कोर कर सकते हो और बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो मेरे प्री बोर्ड्स में थे 62 मार्क्स एंड बोर्ड्स में थे मेरे 94। तो ये मेरे 62 आउट ऑफ 80 थे और ये 94 आउट ऑफ 100 थे। तो मैंने ये किस तरह से किया था, ये इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड्स का जो हमारा जो एग्ज़ाम आया था अभी 2024 के अंदर, काफ़ी वो ऐसा था, मुझे हर एक क्वेश्चन आता था, उसमें इजीली 100 आ सकते थे, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स थी जिन वजह से मेरे 94 आए और मैं नहीं चाहूँगी कि आप वो चीज़ें करो। तो इस बारे में भी बात की जाएगी आज। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली बात, मैंने आपको जैसे अपने मार्क्स बता दिए हैं 94 आउट ऑफ 100। तो मेरी रिसोर्सेज क्या क्या थे, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आप सबको बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ NCERT करी है, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे पूरा साल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस सर ने करा रखी थी, हमारी एलिमेंट्स थी हमारी पूरी क्लास के पास। तो इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई एक्सरसाइज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क कराए थे सर ने, वो कर लिए थे। कभी MCQ की प्रैक्टिस कर ली थी, बीच में एक दो सैंपल पेपर मैंने कर लिए थे। लेकिन मेन मैंने फोकस इस टाइम, अब जब मेरे पास मुश्किल से 1 महीना बचा था, तब मैंने सिर्फ NCERT पर करा था। और ये लर्निंग थी मेरी 10th क्लास से, क्योंकि 10th क्लास में मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करे थे, इतने सारे सैंपल पेपर करे थे। लेकिन फिर मेरी गलती NCERT के क्वेश्चंस में हो गई थी। तो यही बात मेरे दिमाग में थी कि और कुछ होना हो, NCERT हमारी पूरी हो जानी चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसने अभी NCERT नहीं करी है और अब वो सैंपल पेपर पे शिफ्ट कर जाए, तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होने वाली है। मतलब इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी NCERT पूरी करनी है, उसका हर एक एग्जाम्पल करना है और एग्जाम में आपको NCERT का ही आएगा सब। मतलब तो आपको ना थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा, लेकिन अगर आपने NCERT की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे पेपर को। तो पहला पॉइंट यही था, मेरे रिसोर्सेज क्या क्या थे। अब इसके बाद बात करते हैं प्री बोर्ड्स में मेरी कंडीशन क्या थी। तो मेरी कैलकुलस बिल्कुल खराब हो रखी थी, मतलब आप कह सकते हो मेरी वेक्टर एंड 3D और कैलकुलस, जो मैं यहाँ पर आपको पूरी मार्किंग स्कीम बता देती हूँ कि कैलकुलस 35 मार्क्स की है, वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स के हैं, अलजेब्रा 10 मार्क्स की है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है और LPP 5 मार्क्स की है। तो मेरी कैलकुलस और वेक्टर एंड 3D बहुत ज़्यादा बेकार थी। मैंने मुश्किल से किसी ना के तरह से, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करके अपने 62 मार्क्स ले आई थी मैं। लेकिन अब मेरी वो कंडीशन मैंने इतने कम टाइम के अंदर कैसे सुधारी थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया। अब आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन, AOD, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इतने लेंथी चैप्टर्स है, इतने सारे क्वेश्चंस है कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो एग्जाम टाइम में वापस से इनको सबको सॉल्व कर पाएगा। तो मैंने इस चीज़ के लिए क्या करा था, इस टाइम मैंने इंटीग्रेशन से शुरू कर दिया था। मतलब मैंने डेली इंटीग्रेशन की 2-2 एक्सरसाइज करने लग गई थी। और अब आप सोचोगे इंटीग्रेशन है कि ना, समझ तो आती नहीं है, और मैथ्स तो ऐसी चीज़ है, एक बार अगर कोई चीज़ आपसे सॉल्व ना हुई तो उसके बाद आपका मन ही नहीं करता आगे का क्वेश्चन करो। तो मैंने इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला था, जिस भी क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही थी मैंने उसको मार्क कर लिया था, मैंने उस पर A लिख लिया था। तो मैं क्या करती थी कि ना, मुझे ये समझ आ गया था, हाँ इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये मेरे को थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। तो मैंने जब ना बोर्ड्स की छुट्टियां मिली हुई थी, उस टाइम मैंने सिर्फ वो मार्क्ड क्वेश्चन करे थे, यानी कि आधे से भी कम चैप्टर करा था मैंने, लेकिन मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया था वापस से। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी। अब ये सारे चैप्टर एक एक बार तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो क्या करो, ये जो 3 चैप्टर है ना मेन, इतने बड़े बड़े, इनको सॉल्व करो और मार्क कर लो क्वेश्चंस जो जो आपको थोड़े से अलग लगते हैं कि ना, हाँ इस वाले को मैं भूल सकती हूँ मेथड को, या फिर इस वाले को समझना पड़ा मुझे। तो ऐसी चीज़ों को आप मार्क करके रखोगे ना, तो आप एग्जाम टाइम में सिर्फ उन्हें करना, और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टिप है ये कि मार्क करके रखोगे और उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे। मेरा ये मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पे बुक्स में मैंने लिख रखा है ए क्वेश्चन इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद है
टाइम, कि ना आपको टाइम कितना देना है। देखो, अब आपको ना ये सोचना पड़ेगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दोगे। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी फिजिक्स में, देन मैथ्स में एंड देन केमिस्ट्री, तो मैंने वही कर रखा था। सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देने लग गई थी, उससे थोड़ा सा कम टाइम मैथ्स को देने लग गई थी, और फिर केमिस्ट्री को। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा अब आपको, चाहे सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को लेट सो जाओ, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, अपना टाइम देना शुरू कर दो। डिसाइड कर लो 2 से 3 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को अब देने ही पड़ेंगे, तभी आप ये सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। तो इसके बाद है, मैंने आपको जो और अब आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं होता है ना, जैसे कई होता है अटक जाते हो उसी क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, तो क्या करो, मैं उस क्वेश्चन को मार्क कर लेती थी। जैसे जिस रजिस्टर में मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, उसके ऊपर मैं वो लिख लेती थी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से क्या होता था कि ना उस टाइम मेरा ये हो गया, चलो मुझे याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग उस क्वेश्चन में इतना नहीं चल रहा था, तो मैं उसको स्किप कर देती थी, और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ सबसे पहले जो मैं अपने, जैसे मैं इस तरह से यहाँ पे लिखे रखती थी कि ना जैसे इस पूरे पेज पे मैंने ये चीज़ें सॉल्व करी है, और इसमें से ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं थी, तो मैं अगले दिन उठकर सबसे पहले इन्हें सॉल्व करती थी और इन्हें कट कर देती थी। तो इस तरह से क्या होता था, फ्रेश माइंड के साथ वो चीज़ भी समझ आ जाती थी, और पिछले दिन का टाइम भी वेस्ट नहीं होता था। क्योंकि आप जैसे जैसे मैथ सॉल्व करते हो, आपका दिमाग कम चलना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो आपको अगर अपना फ्लो बिल्कुल मतलब रखना ही है। अब चाहे ना एक एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है, आपसे 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये मत सोचो एक्सरसाइज अब छोड़ ही देती हूँ, नहीं, बाकी के 6 क्वेश्चन हो गए, वो कर लो, और बाकी के 4 को मार्क कर लो, और अगले दिन उनको सोल्व कर लो। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो आपको अब करनी चाहिए अपना टाइम सेव करने के लिए। और कुछ अब है एक बेस्ट यूट्यूब चैनल जो मैंने करा था। जैसे कुछ क्वेश्चन थे प्री बोर्ड्स के टाइम, मैंने क्या किया था, जैसे अब मैं हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर नहीं कर पाई थी उस टाइम, इतना ज़्यादा मेरा सिलेबस रहता था, तो मैंने नेक्सा क्लासेस, मैथ्स के लिए बेस्ट चैनल है नेक्सा क्लासेस, इनका मैं वो क्वेश्चन सर्च करती थी और देख लेती थी कि इन्होंने किस तरह से वो मेथड करा है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट की एक वीडियो होती है, पूरा क्वेश्चन इतना इजीली वो सॉल्व करा देते हैं, तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा है स्मॉल ब्रेक्स लो। मैथ्स को लगातार नहीं कर पाओगे तो क्या करो, जैसे ये टारगेट कर लो कि जैसे एक एक्सरसाइज के अंदर ना 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद अब छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, या फिर सब्जेक्ट स्विच कर लेती हूँ, थोड़ी सी देर वो सब्जेक्ट करने के बाद वापस आऊँगी, फिर अगले 5 क्वेश्चन करूँगी, फिर अगले, इस तरह से स्मॉल ब्रेक्स के साथ थोड़ा सा स्विच करते हुए सब्जेक्ट को आप मैथ्स से ज़्यादा लंबा एक दिन में कर पाओगे, कि ना कि लगातार एक बार करते रहोगे। मतलब मेरे साथ तो यही होता था कि ना मैं बोर हो जाती थी ना ज़्यादा देर अगर मैथ्स कर करके, तो मैं स्विच कर लेती थी सब्जेक्ट को, फिर वापस से स्टार्ट कर देती थी मैथ्स करना। तो इससे क्या आपका माइंड है ना, ये भी थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है दूसरा सब्जेक्ट करने के बाद। अब एग्जाम टाइम में एंटरटेनमेंट के रास्ते सब्जेक्ट स्विच करना ही ढूंढना है, अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद है कि ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आप लंबे टाइम से अटके हुए हो, कि आपने ना 3-4 बार समझने की भी कोशिश कर ली, लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करना है उन क्वेश्चंस का। तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ये सोच लो कि ना अब मैं जब सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगी ना, उसके बाद बैठूंगी इस तरह के क्वेश्चंस को एक दिन निकाल के टाइम उस दिन सॉल्व करूंगी। तो इससे क्या होगा, आप जब उस दिन उन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करोगे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपका वो पूरा सॉल्व भी हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अपनी डेड, और इसके अलावा है अपनी डेडलाइन रखो कि आपको किस टाइम तक अपने सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, और आपके पास हर एक चैप्टर के ना सारे के सारे फॉर्मूलाज और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे होने चाहिए। मैंने सारे शेयर कर रखे हैं, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन सबको लिख लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, कुछ कर लेना, लेकिन प्लीज़ अब उनको रखो। वो सारे फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। सारे के सारे फॉर्मूलाज है वो A to Z, कोई भी स्किप नहीं हो रखा है फॉर्मूला, वो सारे करना हर एक चैप्टर के हैं। और इसके अलावा है कॉन्फिडेंस, पैनिक नहीं होना है, आराम से अगर आप सिर्फ NCERT करोगे अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, और इसके बाद PYQs करना शुरू करोगे, आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको एग्जाम्पलर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरी क्लास में किसी ने एग्जाम्पलर नहीं करी थी,
और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा था, और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है ना वो तभी करना है जब आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। और पीवाईक्यूज किस तरह से सॉल्व करो, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, अगला चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। और अभी टाइम है, अपने ना जो भी डाउट्स है उनको मार्क करके अपने स्कूल टीचर से कह दो, वो आपको समझा देंगे। अभी डाउट क्लासेस के लिए भी जाते होगे आप स्कूल, और नहीं जाते हो तो आप कुछ भी करके मतलब नोट रखो कि ये क्वेश्चंस है, ये मुझे पक्का सॉल्व करने हैं, किसी भी हाल में बाद में सॉल्व होने चाहिए। एक पेज बना लो, वहाँ पर अपने लिख लो ये चीज़ों में डाउट है, और एक दिन तो आप एटलीस्ट जा ही सकते हो स्कूल टीचर से वो सारे सॉल्व कराने। तो हम तो यही करते थे, हमने पूरा साल टीचर को परेशान कर रखा था, और इस एक महीने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था कि सर ये भी नहीं आता, सर ये भी नहीं आता, ये समझाओ वो समझाओ। और ये मत सोचो इतना सिली डाउट है ये क्यों पूछो, कुछ नहीं होता, आराम से पूछो, वो क्लियर करेंगे। और बस अपनी रिवीजन पे फोकस रखो हर चीज़ की। इसके अलावा अपने किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा ना कंपटीशन रखो, हेल्दी कंपटीशन। ये ना आज टारगेट दे देते हैं एक दूसरे को, तुम इतना करोगे मैं इतना करूंगी, या फिर ना उसके साथ एटलीस्ट डाउट सोल्व करो। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे को ना डेली जैसे मैथ्स के सोल्व करें, और हम कह देते थे सेम चैप्टर की ना इस चैप्टर के कर ले बहन, मैं भी ये कर रही हूँ, तो ना दोनों एक दूसरे को पूरे दिन ना डाउट्स भेजते रहते थे कि मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो और वो मेरे को भेज देती थी कि उससे जो सॉल्व नहीं हो रहा। तो इस तरह से क्या होता था, हम एक दूसरे के डाउट भी क्लियर कर देते थे और टीचर को भी परेशान नहीं करते थे। तो मेरी मिस्टेक क्या थी, मेरी केस स्टडी के अंदर मैंने टाइम कम छोड़ रखा था केस स्टडी के लिए, जिस वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। मैं मतलब क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच ही नहीं कर पाई थी कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। और घर आकर जब मैंने शांत दिमाग के साथ उसे सॉल्व करा, मेरा पहली बार में ही करेक्ट आंसर आ गया था। तो आप सोच सकते हो सबसे बड़ा धोखा आपको तब लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आप वो गलत कर देते। तो मेरे 5 मार्क्स बिल्कुल मैं क्लियरली वहीं पर कट गए थे केस स्टडी के अंदर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, इस चीज़ की तो गलती बिल्कुल मत करना। केस स्टडी को अच्छे से फोकस करना, उसके अंदर पूछा क्या गया है, क्योंकि वो थोड़ी ट्विस्ट करके पूछते हैं उस क्वेश्चन को। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, तो वो मैंने शॉर्ट्स में और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर मैंने हर एक सब्जेक्ट के जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर था बोर्ड्स का 2024 का वो प्रोवाइड कर रखा है। आप उसको पक्का सोल्व करना। अगर आप उसको पूरा सोल्व कर लोगे 3 घंटे के अंदर, इससे आपको ना पता चल जाएगा कि आपकी किस किस चीज़ के अंदर वीकनेस चल रही है, कौन कौन सी चीज़ आपको इजी लग रही है। तो मतलब बेनिफिट है, आप उसको एनालाइज करना सोल्व करने के बाद, ये नहीं कि सिर्फ करा चेक करा, अब उसके बाद एनालाइज करो किस टॉपिक में अभी भी आप वीक हो। एंड ऑल द बेस्ट।